नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस। आज हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास मिडवल हिस्ट्री के तीसरे पार्ट पर डिस्कशन करेंगे और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो पहले तो ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली सल्तनत नाम क्यों पड़ा। क्योंकि इस समय सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो दिल्ली था, यानी पूरे देश में जो शासन व्यवस्था या प्रशासन हुआ वो मुख्य सत्ता का केंद्र क्या रहा, दिल्ली। कुछ समय के लिए राजधानी परिवर्तित की गई, औरंगाबाद है या फिर आगरा है, इस तरीके से चेंज होगी, लेकिन मुख्य सत्ता का केंद्र जो रहेगा वो क्या रहेगा, दिल्ली। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। अब दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन या मेरे हिसाब से पूरे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें 5 वंशों ने शासन किया था। तो हम इन पूरे 5 वंशों के बारे में पहले पता करनी है। हर वंश में अलग अलग राजा हुए, उन वंशों के संस्थापक, वो वंश कब से कब तक रहा, ठीक है, किसके बाद कौन राजा आया, और फिर उन राजाओं ने जो इम्पोर्टेंट कार्य किए, उनका नहर निर्माण किसने करवाया, टका एवं जीतल के सिक्के किसने चलवाए, ठीक है, जजिया कर पहली बार किसने, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब हर वंश याद रखना है, उस वंश का समय याद रखना है, उस वंश के राजा याद रखना है, और राजाओं के द्वारा कराए गए प्रमुख कार्य याद रखने हैं। तो हमें इतनी चीजें याद रखनी है, तब ये दिल्ली सल्तनत है। अब इसमें 5 वंशों के बारे में है, ठीक है। देखें इस 5 वंशों में, ये आप मैप में देख रहे हैं दिल्ली, ठीक है, भारत के दिल आज कहा जाता है, भारत का दिल कहते हैं किसको, दिल्ली को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद गौरी, क्योंकि अपन ने कल डिस्कशन किया था, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका एक गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, जिसमें कई राजवंशों ने क्या किया, शासन, और इस समय सत्ता का मुख्य केंद्र क्या था, दिल्ली। अब इसमें कई राजवंश रहे, कितने राजवंश रहे, दिल्ली सल्तनत का टोटल कोई समय पूछे कि कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1556, एक लंबे समय तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत का समय एक लंबा रहा, क्योंकि इसमें 5 राजवंश हैं और कई राजा हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये राजाओं के नाम, समय, कार्य, ये इतिहास में अब चूंकि इंपॉर्टेंट हैं, चूंकि घटना घटी हैं, तो क्वेश्चन आते भी हैं। तो 1206 से 1556 तक दिल्ली सल्तनत रहा। ये पूरी लिस्ट है इस दिल्ली सल्तनत के राजाओं की। अब इनमें हमें प्रयास करना है कि ये चीजें अभी याद हों, ठीक है, और यदि आप थोड़ा सा ध्यान से करें तो अभी ये बन सकता है। पहला है गुलाम वंश, कौन सा वंश है, पहला गुलाम वंश। दूसरा वंश कौन सा आएगा, तो दूसरा वंश है खिलजी वंश, कौन सा वंश है, खिलजी वंश। तीसरा वंश यदि पूछा जाए कौन सा है, तो तीसरा वंश है तुगलक वंश। चौथा वंश कोई पूछे तो कौन सा है, तो सैयद वंश। और 5वां वंश कौन सा है, तो लोधी वंश। पहले तो 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इनका समय भी याद रखना है। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो याद रखना है गुलाम वंश का समय। गुलाम वंश का समय रहा 1206 से 1290, और जैसी गुलाम वंश खत्म हुआ तो खिलजी वंश 1290 से 1320, और जैसी खिलजी वंश समाप्त हुआ तो नेक्स्ट वंश आया तुगलक वंश, और इसका समय रहा 1320 से 1414। फिर जैसी तुगलक वंश समाप्त हुआ तो ये आया नया वंश सैयद वंश, ये रहा 1414 से 1451, और अंत में यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश 1451 से 1526।
ये याद रखना है। अब इनमें कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन है, तो याद रखना है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन है, तो लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन है, तो खिलजी वंश। और दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है, तो तुगलक वंश। यानी 4 क्वेश्चन, ये जर्नल क्वेश्चन है, लोग रटते रहते हैं, बोले इतिहास नाम ले लिया, कुछ लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा रात भर पड़ी सवेरे सफा। अरे ऐसा नहीं है यार, करना ही नहीं चाहते, यहाँ पढ़ने के तरीके ही नहीं है। पहले दिन का लेक्चर शुरू होता है, ठीक है, अकबर से शुरू करते हैं भाई लोग, अकबर या फिर शिवाजी को उठा लिए। अरे आप इतिहास को उस क्रम से पढ़िए ना जैसे घटनाएं घटें, क्यों नहीं याद होगा। इतिहास को कहानी की तरह कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ऐसा होगा, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होंगी। नहीं रटिए ना, मैं कहाँ रटने। अब भाई गुलाम वंश आया तो 90 में खत्म हुआ, तो 90 में दूसरा वंश शुरू होगा खिलजी वंश, और ये 1320 में खत्म होगा तो तुगलक वंश, ये 1414 में खत्म होगा तो सैयद वंश, ये 1451 में तो लोधी वंश। अब इसमें क्या दिक्कत है। अब नाम के लिए तो भाई याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ट्रिकें जरूर हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। चल देखें एक एक करके। अब पहला वंश है गुलाम वंश, अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, सबसे ज्यादा समय तक रहा खिलजी वंश, और सबसे कम समय तक रहा खिलजी वंश, और सर्वाधिक समय तक रहा कौन, तुगलक वंश। प्रयास करें आज हमें ये राजा याद ही हो जाए, ठीक है। लास्ट में पूरे नोट्स की पीडीएफ, मैंने आपसे बार बार ये कहा था कि पीडीएफ है तो आप उसको कर लें, ये पूरा आपको बना बनाया चार्ट उसमें मिल जाएगा। मुख्य रूप से जब क्लास हो तो आप केवल समझिए, नोट्स बनाने में यदि बनाना है तो कुछ लोग बना रहे हैं, कई लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, बनाना है बना सकते हैं आप, अन्यथा इसकी पीडीएफ है, आप डेली डाउनलोड करते जाइए तो वो आपका एक नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग क्विज के बारे में कह रहे थे, कुछ क्वेश्चन, तो देखते हैं हम कितने लोग इसमें भाग लेते हैं। कल से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन के आंसर आपको देना है तत्काल। अब ऑनलाइन रहेंगे, नींद खुल जाए 10:30 बजे तक तो आप देख पाएंगे, नींद ही नहीं खुलती कई लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं कल कितने लोग क्विज में भाग लेते हैं और आंसर देते हैं। आपको तत्काल आंसर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको वहां से आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन तत्काल सुनना है और आंसर देना है। कितने लोग इसमें भाग लेंगे कल हम ये देखेंगे पहले, ठीक है। और ये जो क्विज होगी वो इंडियन ज्योग्राफी की होगी, भारत का भूगोल, ठीक है। तो इस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग लें। तो कल से हम ऐसे कई सारे बीच बीच में क्विज भी होती रहेंगी, जिसमें क्वेश्चन हम आपसे देंगे और आपसे तत्काल आंसर पूछेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की जितने टॉपिक हुए हैं हम उन्हीं से संबंधित कल क्वेश्चन पूछेंगे। चले देखते हैं, पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश में पहला राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसका पुत्र कौन था, आराम शाह। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान। फिर इल्तुतमिश का पुत्र था बहराम शाह। इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था महमूद शाह। फिर उसके मासूद शाह। फिर उसके बाद आया कौन, महमूद शाह। और फिर आया बलबन, और बलबन के बाद कैकूबाद। कुछ किताबों में अंतिम शासक यदि पूछा जाए कि क्या है, तो कुछ किताबों में अंतिम शासक इसी को बता दिया गया है, किसको, कैकूबाद को। लेकिन याद रखना है, यदि अंतिम शासक पूछा जाए तो इस वंश का है क्यूमर्स। यानी इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक कौन है, तो क्यूमर्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसके बाद फिर चलते हैं आगे। खिलजी वंश कब से कब तक रहा, 1290 से 1320। संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी। फिर कौन आया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। फिर आया नसरुद्दीन खुसरो शाह। आप इसको यदि पहले शब्द में रखें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जला अला कर ना खुश हो,
जला अला कर नाखुश हो। वो अपनी अपनी ट्रैकें हैं, आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। और हमेशा ये दिन भर आपके माइंड में ये चीजें होना चाहिए तो ही याद होगा। कुछ लोग 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देख लिया, क्लास में 5 मिनट का लेक्चर ले लिया, इससे नहीं होता है। आपके माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए, तभी ये चीजें आप पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 वंश हैं, 4 राजा हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह। अब इसमें भी 2 इम्पोर्टेंट हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। तो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये 2 हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन एग्जामों में ये तो पूछा ही जाता है कि इस वंश का संस्थापक और अंतिम शासक। इसके बाद नेक्स्ट वंश आया तुगलक वंश। कौन सा वंश है, तुगलक वंश। कब से कब तक रहा, 1320 से 1414। पहला राजा है गयासुद्दीन तुगलक, फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आया फिरोज शाह तुगलक, फिर आया गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर आया अबू बकर और फिर आया नसरुद्दीन महमूद शाह। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला शब्द उठाइए तो गया मैं फिर गया, गया मैं फिर गया, अब ना जाऊंगा, अब ना, गया मैं फिर गया, अब ना। ठीक है, मतलब इस वंश में, इस वंश के भी संस्थापक पूछा है कौन है, तो हमें संस्थापक याद रखना है। इस वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक प्रथम। कौन है संस्थापक, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम। और इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, इसमें भी नसरुद्दीन है लेकिन एक खुसरो शाह है, और ये इसमें भी नसरुद्दीन है लेकिन इसमें नसरुद्दीन महमूद शाह है। और जैसी नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हुई, इसके बाद नेक्स्ट बना सैयद वंश। कहा जाता है नसरुद्दीन शाह पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, और तैमूर लंग का गुलाम था कौन, खिज्र खां। तो खिज्र खां के द्वारा एक नए वंश की नींव रखी गई और उसका नाम था सैयद वंश। तो इसमें भी कई राजा रहे, खिज्र खां, फिर आया मुबारक शाह, फिर आया मोहम्मद शाह और फिर आया अलाउद्दीन अहमद शाह। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट राजा हैं किसमें, सैयद वंश में। इसमें भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखना है सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज्र खां। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह। हम पूछेंगे लास्ट में इसके क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं और कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा मजा ले रहे हैं घर में। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, मनुष्य नहीं समय होत बलवान, समय की कद्र करें। घर में रहें लेकिन कम से कम 1 घंटे तो आप अपने लाइफ के लिए, जीवन के लिए दें, पढ़ें, कम से कम क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, अब ठीक है लॉकडाउन चल रहा है, वो प्रकृति है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति के साथ लड़ना यदि नहीं सीखे तो जिंदगी सफल नहीं हो पाएगी। देखते हैं लास्ट में इसके भी हम कुछ पूछेंगे, अब कुछ का आंसर वही दे पाएंगे, वही सेपरेट होंगे जो पढ़ते होंगे। चले देखें इसमें लोधी वंश। लोधी वंश का पहला राजा कौन था, बहलोल लोधी, इसके बाद सिकंदर लोधी और इसके बाद इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश में 3 राजा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा जाए कि इसका फाउंडर कौन है, लोधी वंश का फाउंडर संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक था बहलोल लोधी और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो इतने इंपॉर्टेंट शासक हैं दिल्ली सल्तनत में। अभी तो हमने केवल दिल्ली सल्तनत के राजाओं के नाम बताए, अब एक एक करके इन राजाओं के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं राजाओं के बारे में। पहला वंश शुरू करते हैं अपन गुलाम वंश। कब से कब तक रहा गुलाम वंश, 1206 से 1290। तो गुलाम वंश याद रखना है, ये रहा 1206 से 1290। पहले तो ये डेट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्लास में आपको यकीन नहीं हो, कई बार जब क्लास में मैं पढ़ाता हूं तो कई बच्चे पूरे गुलाम वंशों के राजाओं के नाम, तिथि, डेट सहित, यदि आप ये सोचते हैं कि ये असंभव वाली चीजें हैं तो ऐसा लोग बच्चों ने करके दिखाया है। ठीक है, कई लोग आप में से भी होंगे जिनने ये पूरा कारनामा करके क्लास में दिखाया है। पूरी डेटें, पूरे नाम विद खड़े होके बोर्ड में लिख देते हैं। मैं बार बार कहता हूं असंभव कुछ भी नहीं है,
बस अब करने की ठान लें तो ही है। चलिए पहला वंश कौन सा पढ़ रहे अपन? गुलाम वंश। अब इसमें राजाओं के नाम याद रखना है कौन कौन से हुए और इनकी डेटें भी याद रखनी है हमें, ठीक है। अब यहाँ डेट हम बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एक अयोग्य शासक था आराम शाह 1210 से 1211। जैसा नाम था वैसे काम था, आराम शाह, दिन भर आराम करने का काम था। फिर इसके बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। कहा जाता है इसने अपने मतलब इसका साला कहना चाहिए, आराम शाह की इसने हत्या की थी और फिर ये राजा बना था। और ये इल्तुतमिश रहा 1211 से 1236। फिर इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका है। कब से कब तक रही? 1236 से 1240। फिर रजिया सुल्तान के भाई कहें चाहे इल्तुतमिश के पुत्र कहें, कौन था? बहराम शाह 1240 से 1242। फिर कहा जाता है इसके बाद इसका दूसरा पुत्र बना, इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था मसूद शाह। क्या नाम था? मसूद शाह। फिर महमूद शाह, ये बलबन के सहयोग से बना था, ये बलबन का दामाद माना जाता है। कौन? महमूद शाह। कब से कब तक? 1246 से 1266। और फिर बलबन 1266 से 1286। और फिर कैकुबाद 1286 से 1290। और अंतिम शासक क्यूमर्स 1290। तो ये हमें याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर। कुछ किताबों में एक आध राजाओं के नाम और बनते हैं, कुछ माह तक रहे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार किताबों में लिखे रहते तो हम कंफ्यूज होते हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल मत इतना रहिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जो बनता है। बेफालतू माइंड में भ्रम लाने से कोई संशय नहीं होता है। कई लोग इसी जिज्ञासा ही में रहते हैं और कोई भी फैक्ट उनका क्लियर नहीं होता। चलें, पहला राजा अब अपन को इसमें पढ़ना पड़ेगा, और पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब अपन चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला वंश माना जाता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश क्यों पड़ा? मैंने कल पहले ही बताया था, क्योंकि इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का गुलाम था। गुलाम को आप दास भी कह सकते हैं और ममलूक, यानी कई बार छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो दास वंश या ममलूक वंश, दास वंश या ममलूक वंश। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था। किसका? गौरी का। किसका गुलाम था? गौरी का। इसलिए इसे गुलाम वंश के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, अब अपन इसमें देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। चले, पहला इसमें देखें अपन कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक? ये रहा 1206 से 1210 तक। ठीक है, 1206 से 1210 तक। अब इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखें। यह गुलाम वंश का क्या है? संस्थापक, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, कहा जाता है ये अच्छी कुरान पढ़ता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुरान अच्छी पढ़ने के कारण इसे कुरान खां, गरीबों की मदद करने के कारण इसे हातिम ताई, और लाखों का दान देने के कारण इसे लाखा बख्श के नाम से भी जाना जाता। मतलब इसके 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं। क्वेश्चन आएगा कुरान खां किसे कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हातिम ताई के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाखा बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों कहते हैं कुरान खां? कुरान अच्छी पढ़ता था। क्यों कहते हैं हातिम ताई? गरीबों की मदद करता था। क्यों कहते हैं लाखा बख्श? क्योंकि लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाखा बख्श के नाम से जाना जाता है। और देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी, याद रखेंगे शुरुआत में राजधानी दिल्ली नहीं थी, दिल्ली बाद में राजधानी बनाता है इल्तुतमिश। कौन बनाता है? इल्तुतमिश।
ठीक है। इसीलिए प्रारंभ में जो राजधानी क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ में राजधानी क्या थी? लाहौर। क्या थी राजधानी? लाहौर। कल भी ये हमने चर्चा की थी, जब ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिशासक था, उसी समय इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक क्या बनवाई थी? मस्जिद बनवाई थी। एक नाम आपको याद हो, सबसे बड़ी मीनार मानी जाती है भारत की कुतुब मीनार, कहां पर है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में। किस संत के नाम पर इसका निर्माण? तो एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, अब चूंकि मुस्लिम संप्रदाय है तो नाम भी मुस्लिम ही होंगे, ठीक है। अब नाम याद रखना है। सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये बनवाया गया है कुतुब मीनार। और इसका निर्माण कार्य देखिए, शुरुआत तो करवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन यदि पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तो ये करवाया था ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने। ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। 1210 में एक खेल होता है, जैसे आज आप पोलो बोलते हो, ऐसे पहले एक खेल होता था चौगान। कौन सा खेल होता था? चौगान। घोड़े पे बैठ के हॉकी जैसा गेंद को मारा जाता था, और उसी चौगान नामक खेल खेलते समय अचानक घोड़े से गिर गए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके कारण 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी? मृत्यु। इनका मकबरा भी पूछा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो ये मकबरा भी कहाँ पर है? लाहौर में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अब इसका पुत्र कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था कौन? आराम शाह। तो इसके बाद राजा बना था कौन? आराम शाह। लेकिन ये एक अयोग्य शासक था, जैसा नाम था वैसे काम था, आराम करता रहता था। इसीलिए कहा जाता है जो ऐबक का दामाद था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी या इसे पद से हटा दिया, और स्वयं राजा बना कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की चर्चा हम इसमें कल के लेक्चर में करेंगे। जाते जाते दोस्तों, एक आज का विचार, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें कुछ करना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। असंभव शब्द को अपने माइंड से हटाना होगा, क्योंकि जब तक ये हम सोचते रहेंगे कि यह चीज नहीं कर सकते, ये तो असंभव है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हर असंभव चीज को संभव में बदला है। मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि सचिन तेंदुलकर ने जब तक 200 रन वनडे में नहीं बनाए थे, तब तक लोग सोचते थे कि वनडे में, एक दिवसीय मैच में कभी 200 रन बन ही नहीं सकते, असंभव है। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार वनडे में 200 रन बनाए, 200 रन बनाए, तो ये चीज भी संभव हो गई। और आपको मैं बता दूं कि उसके बाद से क्रिस गेल, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 200 रन बनाए हैं। अभी 300 रन नहीं बनाए किसी ने, लेकिन ये भी असंभव है अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये भी संभव हो जाएगा। इन्हीं के साथ आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्त।